हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं आपका अपना मस्त कोडिंग चैनल। आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डॉटनेट कोर एप्लीकेशन। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक डॉटनेट कोर एप्लीकेशन बना रखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे डॉटनेट कोर में वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो उसका अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो का एंड पार्ट मिस मत करिएगा, जहां मैं प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊंगा कि कैसे सारे फाइल्स वन बाय वन कॉल होती हैं। प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना होगा, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए आपको व्यू मेनू के अंदर एक सब मेनू होता है जिसका नाम है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये टैब दिखने लगेगा। इस टैब के अंदर आपको दो फाइल्स दिखाई दे रही हैं। एक फाइल का नाम है डेमो टेस्ट 1, ये एक सोल्यूशन फाइल है, और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है डेमो टेस्ट 1। इस प्रोजेक्ट का भी नाम सोल्यूशन के नाम के जैसा ही है। एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है डेमो टेस्ट 1। डेमो टेस्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स हैं। इसी फाइल और फोल्डर को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कनेक्टेड सर्विसेज। द कनेक्टेड सर्विसेज को यूज करके हम लोग बाहर की सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। लाइक यूजिंग दिस टूल वी कैन ऐड एनी आउटसाइड सर्विसेज एंड पॉइंट इन आवर एप्लीकेशन। ओके, तो जब भी हम लोग कोई सर्विस ऐड करेंगे तो उसके सारे रेफरेंस नगेट पैकेज में बनकर यहाँ पे डिपेंडेंसीज में दिखने लगेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फोल्डर दिखाई देता है डिपेंडेंसीज। इसके अंदर हम लोग नगेट फाइल ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नगेट फाइल है एनालाइजर ASP.NET Core ASP.NET Core.app। ओके, सो ये नगेट पैकेजेस क्या होता है? ये नगेट पैकेजेस एक कंपाइल्ड DLL फाइल होती है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे इस नगेट पैकेज को, इसके अंदर आप देखोगे मल्टीपल DLL फाइल्स दिखाई देगी। ये DLL फाइल है या DLL फाइल नहीं है, ये कैसे पता चलता है? आप इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, तो यहाँ पे आप देखोगे पाथ आपको दिखाई देता होगा। ये पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक नोटपैड में इसको पेस्ट करता हूँ, तो आप देखोगे इस फाइल का नाम .dll से एंड होता है, मतलब ये DLL फाइल है। ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट फोल्डर पर चलते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। जैसे नाम से ही पता चलता है, इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है वो हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को हैंडल करती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास एक फाइल है लॉन्च सेटिंग। आप इसके अंदर देखिएगा तो कुछ लॉजिक लिखा हुआ है जो जेसन फॉर्मेट में है। ये लॉन्च सेटिंग फाइल हमारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हैंडल करता है। लॉन्च सेटिंग को हम लोग प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टी में भी जाके चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टी में जाइएगा, यहाँ पे डीबग सेशन में देखोगे तो आपको एक टैब ओपन होते हुआ दिखाई देगा जिसके अंदर हम लोग लॉन्च सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हैं, या फिर लॉन्च सेटिंग.json फाइल में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फोल्डर है www रूट। इसको एक्सपांड कर लेता हूँ, तो इसके अंदर आपको डिफरेंट फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। द पर्पस ऑफ www रूट फोल्डर इज दैट वी कैन पुट आवर स्टैटिक फाइल्स विद इन दिस, लाइक CSS फाइल हो गई, JS फाइल हो गई और लाइब्रेरीज फाइल। CSS फोल्डर के अंदर हमने CSS फाइल रखी हुई है, JS फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल है, और लाइब्रेरीज के अंदर हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज डाल सकते हैं, लाइक बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी, jQuery लाइब्रेरीज एंड ऑल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फोल्डर है वो है पेजेस। पेजेस के अंदर हम लोग रेजर्स फाइल रखते हैं जिसका एक्सटेंशन होता है CS/HTML। पेजेस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है शेयर्ड। ओके, शेयर्ड फोल्डर के अंदर आप देखोगे दो फाइल्स हैं, लेआउट एंड वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। लेआउट पेज एक मास्टर पेज होता है
और ये मास्टर पेज सारे डिफरेंट CS.HTML पेजेस पर एक्सेस होता है। दैट मीन ये जो पेज है लेआउट, इस सारे पेज पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल पेज है, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आप देखोगे कुछ स्क्रिप्ट फाइल इंपोर्ट की हुई है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करने की वजह यह है कि जहाँ कहीं भी हम लोग इस पार्शियल पेज को कॉल करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक ये स्क्रिप्ट फाइल हमको मिल जाएगी। यहाँ इसके अंदर जो भी फंक्शन या प्रॉपर्टीज है हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फाइल है व्यू इंपोर्ट, उसको ओपन कर लेता हूँ। आप देखोगे व्यू इंपोर्ट में हमने कुछ नेम स्पेस को इंपोर्ट किया हुआ है। तो इसका यूज ये है, अगर हम इस व्यू इंपोर्ट को किसी और पेज पे इंपोर्ट करेंगे तो हमें उस पेज पे ये सारे नेम स्पेस को फिर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसकी फंक्शनलिटी, ये सारे नेम स्पेस की फंक्शनैलिटी उस नए पेज पे यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आप देखोगे कुछ पेजेस ऑटो जनरेट हुए, जैसे कि एरर, इंडेक्स, प्राइवेसी। तो हम लोग खुद का भी सेम पेज क्रिएट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज दैट पेजेस। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, शेयर फोल्डर के अंदर हम लोग पार्शियल व्यू रखते हैं। लाइक पार्शियल व्यू ऐसा व्यू होता है जो कि हम लोग मल्टी प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेआउट और वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल जो है पार्शियल व्यू है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट फाइल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फाइल्स होती है appsetting.development.json और साथ में आपको एक और फाइल ऐसी दिख जाएगी appsetting.json। दोनों ही फाइल एक जैसी दिखाई देगी। तो मैं दोनों का कोड आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डेवलपमेंट वाली फाइल का कोड, और ऐप सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो इस फाइल का कोड, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, जब भी हम लोग अपने लोकल मशीन पे कोडिंग करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग development.json फाइल का यूज़ करते हैं, और जब भी हमारा प्रोजेक्ट लाइव होता है या प्रोडक्शन पे जाता है तो हम लोग appsetting.json का यूज़ करते हैं। तो मन में डाउट आता होगा कि कब कौन सा फाइल यूज करना है, वो हमको कैसे पता चलेगा या एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हम लोग रन करेंगे तो ऑटोमेटिक रीड करने लगता है कि कौन से फाइल से हमको कॉन्फ़िगरेशन पिक करना है। तो उसके लिए आप देखोगे प्रॉपर्टीज फोल्डर में जो हमने लॉन्च सेटिंग देखी थी, इसके अंदर एक ASP.NET कोर एनवायरनमेंट करके एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग वो नाम पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट करके दोनों नाम दिख रहा है। अगर हमें appsetting.json यूज़ करना है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे प्रोडक्शन और सेम नाम हम लोग यहाँ भी डाल देंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो अब जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये ऊपर वाली फाइल्स की जगह नीचे वाली फाइल्स को एक्सेस करने लगेगा और इसका डेटा यूज करने लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे हूँ तो मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फाइल है program.cs। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं program.cs में एक फंक्शन होता है मेन फंक्शन। जब भी हम प्रोजेक्ट रन करेंगे तो सबसे पहला कॉल इस फंक्शन को जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन रन करेंगे तो ये एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से ही सारे क्लासेस और फाइल्स कॉल होती हैं। ठीक है, तो मैं एंड में इस प्रोजेक्ट को रन करते हुए दिखाऊंगा कि कैसे सबसे पहले ये प्रोजेक्ट कॉल होता है विथ मेन फंक्शन। ओके, तो चलो नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। और हाँ, प्रोग्राम फाइल की एक और स्पेशलिटी है, वेयर वी कैन क्रिएट अ होस्ट फॉर द वेब एप्लीकेशन। ओके, अपने वेब एप्लीकेशन का होस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ये फाइल यूज करते हैं। तो होस्ट क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। बात करते हैं startup.cs की। तो यहाँ पे दो मेन फंक्शन है जिसका नाम है कॉन्फ़िगर सर्विसेज और कॉन्फ़िगर। ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये रेफरेंसेस को नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे दो फंक्शन की, कॉन्फ़िगर सर्विसेज और कॉन्फ़िगर। जब भी ये सर्विसेज
क्लास कॉल होती है, इसके दो फंक्शन ऑटो कॉल हो जाते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। स्टार्टअप की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं। लाइक स्टार्टअप की जगह हम लोग अगर चाहें तो इसको रीनेम करके ABC कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि इसके सारे रेफरेंसेस ऑटो रीनेम करने हैं या नहीं, तो मैं यस कर देता हूँ। तो आप देखोगे फाइल का नाम रीनेम हो गया है। और program.cs में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी नाम ऑटोमेटिक रीनेम हो गया है। program.cs को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। एप्लीकेशन को एंट्री पॉइंट पर बताना होता है कि हमारा स्टार्टअप पेज कौन सा होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो चलो हम उसको रिवर्ट कर देते हैं। फिर से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम मैं कर देता हूँ startup.cs। इंटर करता हूँ तो वापस से सारे रेफरेंसेस को रीनेम करना है। एस करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीनेम हो जाएगा। ओके, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक बटन आपको दिखाई देगा जिसका नाम है कोलैप्स ऑल। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसको वापस मैं क्लिक करके एक्सपांड कर लेता हूँ। तो चलो हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देता है। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यहाँ टॉप पे आपको एक बटन दिखाई देगा IIS एक्सप्रेस, तो इस पर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट लोड हो चुका है हमारे ब्राउज़र में। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेडर पार्ट, मिडल सेक्शन और फुटर पार्ट। तो चलो हम लोग इसको डीबग करते हैं कैसे हमारी सारी फाइल्स 1 बाय 1 कॉल हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले ये मेन फंक्शन कॉल होता है जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पे एक डिबगर लगा देता हूँ। डिबगर लगाने के लिए हमें F9 प्रेस करना होगा। तो मुझे 15 लाइन पे एक डिबगर लगाना है, तो मैं यहाँ पे माउस क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिबगर लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट डिबगर मैं लगाऊंगा startup.cs पे, जो कि ऑटोमेटिक कॉल होने वाला है। हमने यहाँ पे startup.cs फाइल का नाम दिया हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो इसके अंदर दो फंक्शन हैं, कॉन्फ़िगर सर्विसेज। तो पहला ब्रेक पॉइंट मैं इसके अंदर लगा दूंगा और अगला ब्रेक पॉइंट मैं कॉन्फ़िगर फंक्शन के अंदर लगाऊंगा। तो चलो हम लोग प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट में जो मैंने डिबगर लगाया है वो कॉल हो गया है और यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। जब तक कि मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक नहीं करूँगा मेरा कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा और मेरा ब्राउज़र भी लोड नहीं होगा। आप देख रहे हो ये गोल गोल यहाँ पे घूम रहा है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया तो अगला ब्रेक पॉइंट मेरा हिट होगा। ये देखिए मैंने अगला ब्रेक पॉइंट इस फंक्शन में लगाया था तो यहाँ पे हिट हो गया। इसका मतलब सबसे पहले मेरा program.cs का मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद कॉन्फ़िगर सर्विसेज फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद वापस कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा अगला ब्रेक पॉइंट हिट हो गया। यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन अटका हुआ है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब जाके मेरा ब्राउज़र लोड हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हमारा कोड 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलो ट्रैक करते हैं कि हमारे जो व्यू पेजेस हैं जो कि हमें फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहे हैं वो कैसे 1 बाय 1 लोड होते हैं। तो हमारे व्यू पेजेस कहाँ पर होते हैं दोस्तों, चलो मैं दिखाऊंगा। हमारे व्यू पेजेस होते हैं वो पेजेस फोल्डर के अंदर होते हैं। तो हमारा इंडेक्स पेज लोड हुआ है इस वक्त, बट इंडेक्स पेज में आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा ही कोड है जहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है एंड ऑल। तो आप लोग देखेंगे वेलकम यहाँ पे है। तो अब ये हेडर पार्ट और ये फुटर पार्ट कहाँ से आ रहा है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हेडर फुटर कहाँ से आ रहा है। अब शेड में जाएंगे, शेड के अंदर एक लेआउट पेज है। ठीक है, ये रहा मेरा टाइटल। ठीक है, ये रहा मेरा हेडर पार्ट और यहाँ पे नीचे फुटर पार्ट है। तो जैसे कि मैंने बोला था लेआउट
एक मास्टर एप्लीकेशन पेज है, तो ये शेयर्ड होता है सारे पेजेस के अंदर, इसलिए इंडेक्स पेज जब भी लोड हो रहा है तो हमारा मास्टर पेज का लेआउट भी लोड हो जा रहा है। तो चलो हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं कि सबसे पहले कौन सा रेजर पेज हमारा कॉल हो रहा है। तो इंडेक्स पेज में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, लेआउट पेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे टॉप पे जाके मैं यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। मैंने आपको बताया था व्यू स्टार्ट पेज के बारे में, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा मास्टर पेज कौन सा होगा। यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। तो हमें प्रोजेक्ट को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो पेज पे मैंने यूआरएल पे क्लिक किया है और यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए सबसे पहले viewstar.cs HTML पेज कॉल हुआ है, जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा मास्टर पेज कौन सा होगा। मैं कंटिन्यू करूँगा तो उसके बाद हमारा इंडेक्स पेज कॉल होगा, फिर कंटिन्यू करूँगा तो लास्ट में हमारा लेआउट पेज कॉल होता है। आप देखोगे तो मेरा वेब ब्राउज़र अभी तक लोड नहीं हुआ होगा। ये देखिए ये अभी भी गोल गोल घूम रहा है क्योंकि मैं ब्रेक पॉइंट अभी भी अटका हुआ है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये देखिए मेरा ब्राउज़र लोड हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा एक ओवरव्यू एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।